दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल आपका एक बार फिर से अभिनव कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हमारी क्लासें चल रही थी भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की, और हमने आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 30 तक का अध्ययन कर लिया था। अब जो हमारी क्लास रहने वाली है वो आर्टिकल 32 और उसके बाकी जो बचे हुए पार्ट है, जिसमें आर्टिकल 33, 34 और 35 का वर्णन किया गया है। आज हमारी क्लास है वो मौलिक अधिकारों से रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। इसमें ज्यादातर पढ़ने वाली बात आज की क्लास में यही है कि आज अपने संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको आर्टिकल 32 के तहत वर्णित किया गया, वो पढ़ने वाले हैं। चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग एक बार इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारी राजनीतिक व्यवस्था का एक आप लोग पोर्शन देखेंगे। इसके साथ में राज्य व्यवस्था के अलावा बाकी सभी जो विषय हैं उनकी क्लासें भी लगातार इस चैनल पे चलाई जा रही हैं। चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ, और हम पढ़ने जा रहे हैं आज भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मूल अधिकार। मूल अधिकार और मूल अधिकारों के तहत हमने क्या पढ़ा था? मूल अधिकारों के तहत हमने कल की क्लास के अंतर्गत, कल की क्लास में हमने आर्टिकल 24 नहीं 23 से शुरू किया था। हमने पढ़ा था आर्टिकल 23, उसके बाद में पढ़ा था 24, उसके बाद में 25, फिर पढ़ा था आर्टिकल 26, 27, 28, 29 और 30। ये आर्टिकल हमने पढ़े थे। आर्टिकल 23 में दिया गया है शोषण के विरुद्ध जो मानव तस्करी होती है, वो जो मानव दुर्व्यापार होता है, उसके बारे में पढ़ा था हमने। मानव दुर्व्यापार, और क्या दिया गया था? और दिया गया था इसमें बेगार, और एक दिया था बलात् श्रम। ये 3 शब्दों के बारे में हमारी जो कल की क्लास रही थी उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था बाल श्रम निषेध। एक बार आप लोग इस क्लास से जुड़े। निषेध, इसके बाद में हमने यहां पढ़ा था बाल श्रम निषेध। यहां पढ़ा था बाल श्रम निषेध के बारे में। उसके बाद में हमने पढ़ी थी आर्टिकल 25 के तहत अंतःकरण व धर्म को मानने प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता पड़ी थी। प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ये पढ़ा था आर्टिकल 25। उसके बाद में हमने पढ़ा था आर्टिकल 26, यानी कि धार्मिक संस्थाओं की स्थापना जो करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन, ये पढ़ा था। उसके बाद में आर्टिकल 27 में हमने पढ़ा था धार्मिक करों से मुक्ति। धार्मिक करों से संरक्षण के बारे में पढ़ा था हमने। और उसके बाद में हमने पढ़ा था आर्टिकल 27, इसमें पढ़ा था 28, इसमें हमने पढ़ा था धार्मिक शिक्षा का निषेध। धार्मिक शिक्षा का निषेध पढ़ा था। उसके बाद में हमने पढ़ा था आर्टिकल 29, उसमें पढ़ा था हमने भाषा व लिपि का संरक्षण। भाषा व लिपि का संरक्षण। और यहां पढ़ा था हमने अल्पसंख्यकों के बारे में। धर्म व भाषा के आधार पर, इसमें 2 शब्दों के आधार पर अल्पसंख्यक माना गया है। धर्म व भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक है उनकी शिक्षण संस्थानों की जो स्थापना की जाती है, शिक्षण संस्थान की स्थापना के बारे में हमने पढ़ा था। ये हमारी कल की क्लास रही थी। आज की जो हमारी क्लास है वो रहने वाली है मूल अधिकारों के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो भारतीय संविधान के आर्टिकल कितने में वर्णित है? वो वर्णित है आर्टिकल 32 के तहत वर्णित है। और इसे डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा था?
डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था इसे संविधान की आत्मा। डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा। इसमें क्या दिया गया है? इसमें आपके मौलिक अधिकारों को क्या प्रदान किया गया है? इसमें प्रदान किया गया है मौलिक अधिकारों का संरक्षण। मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्रदान किया गया है। इसमें मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है, एक तो करता है सर्वोच्च न्यायालय और एक करता है उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय वो करता है आर्टिकल 32 के तहत और ये करता है आर्टिकल 226 के तहत। यानी अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या आपके मौलिक अधिकार, आपको लगते हैं कि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो गया या उनका न्यूनीकरण हो गया, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में इस आर्टिकल के तहत जा सकते हैं। वैसे सर्वोच्च न्यायालय ने ये गाइडलाइन जारी कर रखी है कि आप डायरेक्ट ना आके पहले आप लोग आर्टिकल 226 के तहत आप अपने अधिकतम जो नजदीकी हाई कोर्ट है जिस राज्य का, उसके अंदर अपील करें। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि वहां आपके मामले की सुनवाई ढंग से नहीं हुई है तो आर्टिकल 32 के तहत आप लोग उसमें रिट लगवा सकते हैं, उसके संरक्षण में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ना भी जाना चाहे तब भी जा सकते हैं, लेकिन गाइडलाइन ये है कि आप पहले 226 का उपयोग करेंगे। किस प्रकार की रिटों के बारे में जानकारी दी गई है आर्टिकल 32 के तहत? इसमें मूलतः 5 प्रकार की रिट के बारे में बताया गया है। क्या कहा गया है? इसमें कितनी रिटें हैं? 5 रिट हैं। कौन कौन सी है? पहले तो अपने उनके उसको एक वही अपना सेम फॉर्मूला चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने बात करें तो सबसे पहले दी गई है वो है एक अपने पढ़े परमादेश को बाद में पढ़ेंगे, परमादेश के बजाय पहले अपने पढ़ते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये दी गई है। उसके बाद में दिया गया है, अगर आप लोगों से दूसरी पूछी जाए तो वो है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। तीसरी है तो वो है आपकी यहां दी गई है परमादेश, और चौथी दी गई है प्रतिषेध, और पांचवी दी गई है उत्प्रेषण। क्या क्या है इसके अंतर्गत? क्या कहा गया है इसमें? क्या कहा गया है इसमें? क्या कहा गया इसमें? क्या और इसमें क्या? देखो, अगर आपने 5 तरह की इनके बारे में पढ़ा है तो ये अगर आप लोग इन दोनों को देखते हैं तो ये कैसी रिटें हैं? ये प्रशासनिक रिटें आती है, इनको बोला जाता है प्रशासनिक रिट। ये 2 हैं जो प्रशासनिक रिट है, और जबकि ये जो 3 हैं इनको बोला जाता है अर्ध न्यायिक या न्यायिक रिटें। ये पहली बात तो आपको ये याद रखना है। किस प्रकार की रिट है? ये तो प्रशासनिक रिटें हैं, और जबकि ये अर्ध न्यायिक या न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है। अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनको जारी की जाती है। ये व्यक्ति विशेष और प्रशासनिक और उन दोनों को जारी की जाती है। सबसे पहले पढ़ते हैं अपने बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत क्या दिया गया है। सबसे पहले पढ़ते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंदर
₹1000 दे दूंगा, 100 एक बार में मेरे पास। एक मिनट। हेबियस कॉर्पस जिसको कहा गया, लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ है सशरीर, सशरीर उपस्थित करना, सशरीर उपस्थित करना, ये कहा गया है। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि को या सशरीर उपस्थित करना ये जारी की जाती है किसको? ये जारी की जाती है पुलिस प्रशासन को। किसको की जाती है? मूलतः जो इसका संबंध है वो पुलिस प्रशासन को जारी की जाती है। ये पुलिस प्रशासन को क्यों जारी की जाती है? जारी किया जाता है इस रिट को। देखो इसमें अगर आपको पुलिस क्या करे, पुलिस अगर आपको अवैध तरीके से गिरफ्तार करे, वैधानिक तरीके के अलावा अवैध रूप से गिरफ्तारी के संरक्षण के लिए इसको जारी किया जाता है। गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करती है, यानी आप लोगों को वैध तरीके से ही आपको गिरफ्तार करके न्यायालय या उसकी जेल में रखा जा सकता है। इसके अलावा आपको शरीर सहित यानी आपको व्यक्ति को आपको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये आपकी आर्टिकल 3200 की पहली रिट जारी मतलब हो गई। उसके बाद में अपनी पढ़ेंगे दूसरी जो प्रशासनिक रिट है वो है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा को इंग्लिश में कहते हैं को वारंटो। ये शब्दावली इंपॉर्टेंट है, शब्दावली याद रखना आप लोग। को वारंटो, को वारंटो का मतलब है कि इसका मतलब है पूछताछ करना, अथवा प्रमाणित करना। ये कब जारी की जाती है? ये जारी की जाती है किसी व्यक्ति, ये देखो इसमें है आप लोगों को ये आप लोग जैसे मान लो किसी सार्वजनिक पद को आप धारण करते हैं। क्या करते हैं? किसी सार्वजनिक पद को धारण करने वाले व्यक्ति के लिए जारी किया जाता है। धारण करने वाले से पूछा जाता है कि किस अधिकार के तहत, किस अधिकार के आधार पर पद धारण किया है। यानी कोई सार्वजनिक कर्मचारी है, पब्लिक ऑफिस में आपने कोई पद धारण कर लिया, पर पद धारण किया है, उससे पूछा जा सकता है कि आपने किस अधिकार के तहत यह सार्वजनिक पद प्राप्त किया है। उसके अंदर जो रिट जारी की जाती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है को वारंटो यानी अधिकार परीक्षा। ये दोनों ही रिटें कैसी रिटें हैं? ये दोनों ही रिटें प्रशासनिक रिट हैं। कैसी रिट हैं? प्रशासनिक रिट हैं। प्रशासनिक रिट, सॉरी रिट नहीं है, रिट है ये। इसके बाद में चलते हैं, अपनी 3 और बची हैं, वो है पहले अपने बात करते हैं परमादेश की। परमादेश, परमादेश के अंदर क्या दिया है? हम आदेश देते हैं कि क्या करो आप लोग? कर्तव्यों का पालन करें। कर्तव्यों का पालन करें। और इंग्लिश के अंदर इसमें दिया गया है मैंडामस। ठीक है, ये कैसी रिट है? ये अर्ध न्यायिक रिट है।
याद रखना है आपको, कैसी रिट है? अर्ध न्यायिक रिट है। और ये किसको जारी की जाती है? ये जारी की जाती है किसी व्यक्ति को जारी की जा सकती है, सार्वजनिक कर्मचारी को जारी की जा सकती है, कार्मिक जिसको बोल सकते हैं आप लोग, सार्वजनिक कार्मिक को जारी की जा सकती है, और किसको जारी की जा सकती है? सरकार को जारी की जा सकती है। ये आप लोग याद रखना कि व्यक्ति को जारी की जा सकती है, सार्वजनिक कार्मिक को जारी की जा सकती है, सरकार को जारी की जा सकती है, और अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जा सकती है। किसको जारी की जा सकती है? अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जा सकती है। यानी ऊपर का जो न्यायालय है वो अपने अधीन न्यायालय को यह रिट जारी करके कह सकता है कि आप लोगों को हम आदेश देते हैं कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करें। यानी जिस कर्तव्य के लिए आपको नियुक्त किया गया है वो कर्तव्य पूरे होने चाहिए, और पूरे भी कैसे होने चाहिए? वैध कर्तव्यों का पालन करें, वैध कर्तव्यों का पालन, और अवैध कार्यों का मना करें। आप अवैध कार्य नहीं करेंगे, अवैध कार्य क्या होगा? नहीं होना, और ये कर्तव्यों का पालन होगा। ये कैसी रिट है? ये अर्ध न्यायिक रिट है, जिसमें 4 शब्द हैं, 4 लोगों को मूलतः शब्दावली ये है कि व्यक्ति को जारी किया जा सकता है, सार्वजनिक कर्मचारी को जारी किया जा सकता है, सरकार को जारी किया जा सकता है, और अधीनस्थ न्यायालय को जारी करके ये पूछा जा सकता है, और उसको आदेश दिया जाता है कि आप अपने जो वैध कर्तव्य आपको दिए गए हैं उनका पालन करें और अवैध कार्यों को होने से बचें। अब 2 रिटें जो जब बिल्कुल एक जैसी हैं और कंफ्यूजन पैदा करती हैं विद्यार्थियों के मन में, उनको हम तुलनात्मक दृष्टि से पढ़ेंगे। तुलनात्मक दृष्टि से जब पढ़ते हैं तो वो चीजें ज्यादा क्लियर होगी। देखो इस तरफ यहां दिया गया है, अपने पढ़ लें प्रतिषेध को, और इधर पढ़ लें अपने उत्प्रेषण को। ये 2 हैं जो एक जैसी लगती है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है इसमें। देखो प्रतिषेध को क्या कहेंगे? प्रोहिबिशन। शब्दावली याद रखनी है, इंग्लिश में याद रखेंगे तो बेहतर होगा आप लोगों के लिए। और इसको बोलते हैं सर्टियोरी। ये याद रखना आप लोग। ये कौन जारी करता है? ये जारी करता है न्यायालय, जारी करता है। किसको जारी करता है? अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी करता है। दोनों ही एक तरह की है लगभग। अधीनस्थ न्यायालय को जारी करता है, इसमें भी अधीनस्थ न्यायालय को जारी करने का काम है, ठीक है। और क्या है दोनों में कॉमन बातें? जब क्या हो, जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर, दोनों ही बातें कॉमन है इसमें। जब कोई अधीनस्थ न्यायालय, ये बात कॉमन है इसमें जो कंफ्यूजन पैदा करती है। जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले की सुनवाई करता है, किसी मामले की सुनवाई अथवा कोई निर्णय देता है। देखो इधर ये है दोनों में कॉमन बातें। अधीनस्थ न्यायालय क्या करेगा? कोई ऐसी सुनवाई करेगा जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती, लेकिन उसके बाहर जाकर उसने काम किया। तो प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना। क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है मना करना, और इसका मतलब होता है सूचना देना या प्रमाणित करना। इसका मतलब होता है सूचना देना या उस बात को प्रमाणित करना। यह बात दी गई है। सूचना देने, मना देने का मतलब यह होगा कि आप लोग उस जो आप लोग के अधिकार क्षेत्र में है नहीं है, आप लोग ऐसे मामले की सुनवाई नहीं कर सकते। यानी अधीनस्थ न्यायालय को मना कर दिया जाता है। इसमें क्या कर दिया जाता है? अधीनस्थ न्यायालय को ऐसी कार्रवाई करने से
जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती, अधीनस्थ न्यायालय को यह कह दिया जाता है अधीनस्थ न्यायालय अधिकार क्षेत्र से बाहर क्या नहीं करेगा, अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय नहीं देगा, निर्णय नहीं देगा। लेकिन कैसा मामला होना चाहिए, मामला होना चाहिए विचाराधीन या लंबित मामला होना चाहिए, यानी कोई मामला चल रहा है और उस मामले की सुनवाई हो रही है। क्या हो रहा है, यह बात याद रखनी है, ये कंफ्यूजन पैदा करती है कि अगर मामला कोई चल रहा है, जैसे कोई मामला है और वो मामला अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा है और अधीनस्थ न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करेगा, इस रिट के जरिए उसको यह कहेगा कि आप इस मामले में सुनवाई नहीं कर सकते, ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, विचाराधीन होगा मामला या लंबित होगा, उसका फैसला नहीं आया होगा। यानी कि मामला कैसा होगा, वो मामला ट्रायल के दौरान होगा, यानी अब तक जो उसका अधीनस्थ न्यायालय है उसने कोई भी उसके अंदर स्टेटमेंट या अपना निर्णय नहीं दिया होगा, तब ये रिट जारी की जाती है। और ये कब जारी की जाती है, जब क्या कर दिए, जब न्यायालय क्या कर दे, अधीनस्थ न्यायालय क्या कर दे, यहां मैं लिख देता हूं, तुलनात्मक कर रहे हैं इसलिए आपको बोर्ड पे जगह कम दिखाई दे रही है। अधीनस्थ न्यायालय क्या करेगा, अधीनस्थ न्यायालय निर्णय दे देगा, निर्णय देने के बाद जारी की जाती है, देने के बाद, ताकि जो निर्णय है उनमें क्या नहीं हो, त्रुटि नहीं हो, निर्णय में त्रुटि को रोकने के लिए जारी की जाती है, निर्णय त्रुटिहीन करने के लिए जारी की जाती है। यानी उसने मामला चल रहा था और उसके बाद में उसने अपना निर्णय सुना दिया, तो उस निर्णय के अंतर्गत वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था, इसलिए ऐसे मामले को अधीनस्थ न्यायालय से रोकने के लिए ये रिट जारी करती है, जिसका नाम है उत्प्रेषण। और जब मामला लंबित है, विचाराधीन है, मामला चल रहा है, तब जो रिट जारी की जाती है वो है प्रतिषेध। तो ये 5 प्रकार की रिटें जारी करने का संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार में दिया गया है। देखें तो क्या क्या चीजें दी गई है, ये नहीं, यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण और अधिकार परीक्षा, यानी कि जो प्रशासनिक रिटें मानी जाती है, परमादेश और उत्प्रेषण प्रतिषेध, ये तीनों कैसी रिटें मानी जाती है, ये रिटें मानी जाती है प्रशासनिक और नहीं सॉरी अर्ध न्यायिक रिटें। प्रत्यक्षीकरण और अधिकार परीक्षा के बारे में पढ़ लिया था, यानी पुलिस प्रशासन को जारी की जाती है, जब पुलिस अवैध रूप से किसी को गिरफ्तार कर लेती है तो उसको संरक्षण प्रदान किया जाता है। उसके बाद में अधिकार परीक्षा, जिसमें किसी सार्वजनिक पद को धारण करने वाले व्यक्ति से यह पूछा जाता है कि आपने किस आधार पर इस पद को ग्रहण किया है। उसके बाद में हमने पढ़ लिया था कि हमने पढ़ा था कि परमादेश, परमादेश का मतलब है हम आदेश देते हैं, पूछा जाता है कि आप लोग, इसका अर्थ ये हो गया हम आदेश देते हैं, पूछा जाता है कि आप लोग किस आधार पर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों को करने से मना करे या अवैध कार्य करे तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए ये रिट जारी की जाती है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि ये व्यक्ति सार्वजनिक, कार्मिक, सरकार और अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जारी की जाती है। उसके बाद में 2 रिटें जो कंफ्यूजन पैदा करती है उनके बारे में पढ़ा, प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, जिसको कहते हैं मना करना, और उसके बाद में पढ़ा था उत्प्रेषण यानी सर्टोररी, जिसको कहा जाता है सूचना देना या प्रमाणित करना। जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करता है तो ऐसे निर्णयों में जो मामला विचाराधीन है उसके दौरान जो रिट जारी की जाएगी उसको बोलेंगे प्रोहिबिशन। और जो उसके ऊपर, जैसे मामले के ऊपर उसने निर्णय दे दिया तो त्रुटिहीन करने के लिए निर्णय को, ऐसे निर्णय को जारी करने के खिलाफ जो रिट जारी की जाती है उसको बोलते हैं उत्प्रेषण। यानी न्यायालय क्या करता है, उस मामले को अपने पास मंगा लेता है, उस अधीनस्थ न्यायालय से जो मामला जिसमें उसने स्टेटमेंट दे दिया था, निर्णय दे दिया था, ऐसे मामले को वो क्या करता है, वहां से उठा के और अपने पास सुनवाई के लिए बुला लेता है कि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो आपने ये स्टेटमेंट दे कैसे दी, त्रुटिहीन करने के लिए उस मामले को अपने पास बुला के उसके बाद में ये मामला सुना जाता है। तो ये हो गई हमारी 5 प्रकार की रिटें। अब उसके बाद में हमने ये देखना है कि इसके अंतर्गत 2 दिया गया है। एक आर्टिकल 32 है जो सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, और एक आर्टिकल 226 है। तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो ये किसको है, ये सुप्रीम कोर्ट को है, और ये है हाई कोर्ट को।
ये इसके तहत कितने प्रकार की, 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। एक रिट और है इसके अंतर्गत 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, और ये आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। यहां आप लोग देखेंगे कि आर्टिकल 226 के तहत जो हाई कोर्ट है उसका दायरा बड़ा है। अगर आप लोगों के संवैधानिक उपचारों के दौरान आपातकाल लग गया, यानी आर्टिकल के दौरान यानी कि आपातकाल लग गया, आपातकाल की स्थिति में क्या होगा, आपातकाल की स्थिति में तुलनात्मक अध्ययन ये करें अपने। आपातकाल की स्थिति में क्या नहीं जारी कर सकता, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी नहीं कर सकता, रिट जारी नहीं कर सकता, जारी नहीं कर सकता। और इसके अलावा हाई कोर्ट आपातकाल के दौरान रिट जारी कर सकता है, ये उसके पास में अधिकार है। आपातकाल के दौरान ये याद रखना आप लोग, आपातकाल के दौरान हाई कोर्ट क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है, ये उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। उसके अलावा एक रिट जो अलग से जारी करता है वो सिविल मामलों में जारी करता है, 5वीं के अलावा 6ठी। कैसे मामले हो, सिविल मामले में रिट जारी करने की जो अतिरिक्त, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है इंजेक्शन रिट कहा जाता है। क्या नाम है उसका, उसको बोला जाता है इंजेक्शन रिट, यानी ये 6ठी रिट है जिसको क्या बोला जाता है, इंजेक्शन रिट जारी करने का अधिकार है, वो हाई कोर्ट के पास में। इसलिए इसका अधिकार क्षेत्र मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में क्या हो जाता है, थोड़ा सा व्यापक हो जाता है सुप्रीम कोर्ट की बजाय। ये हमारी हो गई थी। उसके बाद में हम चलते हैं आर्टिकल 33 पर। मूलतः क्लास हमारी आर्टिकल से रिलेटेड हो गई है, लेकिन आप लोगों को मैं आर्टिकल 33 बता देता हूं। 31 आप लोगों को मैंने बताया नहीं, वैसे भी आपको पहले वाली क्लास के अंतर्गत बता दिया गया था कि आर्टिकल 31 है वो संपत्ति का अधिकार था, वो संवैधानिक संशोधन के तहत क्या कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था, शून्य घोषित कर दिया गया था, उसको हटा दिया गया था। आर्टिकल 33 क्या कहता है कि सशस्त्र बलों के अंदर, सशस्त्र बल जिसमें तीनों ही बल आते हैं, वायुसेना, थल सेना, जल सेना, और उसके अलावा जितनी भी आपकी पुलिस प्रशासन, पुलिस की नहीं यानी कि जो प्रशासनिक सीआरपीएफ वगैरह अन्य दल हैं, अन्य बल हैं जो सीमा सुरक्षा बल के अलावा, उनको क्या करता है, आर्टिकल 32 के तहत उनको मौलिक अधिकार नहीं दिया जाता, सॉरी 32 नहीं 33 के तहत उनको मूल अधिकार नहीं दिया गया है, मूल अधिकार प्रदान नहीं करता, उनके लिए अलग से विधि बनाकर मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। और अगर उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो गया तो आप लोग 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं मिलता इन लोगों को। ऐसा इसलिए क्योंकि लोक व्यवस्था के कारण और वगैरह वगैरह, कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसके कारण ऐसा किया गया है। इनमें से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने की बहुत कम चांसेज है। लेकिन 34 में क्या दिया गया है, 34 में दिया गया है मार्शल लॉ लागू होने की स्थिति के बारे में बताया गया कि जब किसी राज्य के क्षेत्र में कोई मार्शल लॉ लागू हो जाता है तो आपके क्या हो जाएंगे, आपके मूल अधिकार क्या हो जाएंगे, रद्द हो जाएंगे, मूल अधिकारों का उल्लंघन, मूल अधिकार क्या हो जाएंगे, मूल अधिकार समाप्त हो जाएंगे। अगर किसी क्षेत्र पे, छोटे क्षेत्र पे मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है जिसको बोलते हैं सैनिक शासन, जो एक तरह से तानाशाही की तरफ संकेत करता है। उसके बाद में आर्टिकल 35 क्या दे रखा है, आर्टिकल 35 में दे रखी है संसद को विधि बनाने की शक्ति दे रखी है, विधि बनाने की शक्ति। कुछ प्रावधान दिए कुछ मूल अधिकारों के तहत, जिसमें 16(3) है, 15(3), 16(3) ये नहीं, मूल अधिकारों के संबंध में यह दिया गया है आर्टिकल 35, यानी कि संसद विधि बनाएगी, राज्य विधानमंडल को शक्ति प्राप्त नहीं है। इसके अलावा थोड़ी और चर्चा करें आपातकाल के बारे में। आपातकाल के अंतर्गत क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगा हुआ है राष्ट्रीय आपातकाल के तहत आर्टिकल 352 लगा हुआ है तो आपके आर्टिकल 358 और 359 के तहत क्या हो जाएंगे, मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे। ये कहा गया है मौलिक अधिकारों को शून्य कर दिया जाएगा, मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे। एक में राष्ट्रपति बकायदा
सूचना देके करेगा, यानी एक घोषणा करके जारी करके करेगा, और एक में मूलतः स्वतः जारी हो जाएगा। लेकिन आर्टिकल आप लोग पढ़ेंगे 20 और आर्टिकल 21 कभी क्या नहीं होते, कभी शून्य नहीं होंगे, ये हमेशा ही आपको मिलते रहेंगे, शून्य नहीं होंगे। तो ये आपकी आज की क्लास कंप्लीट हो गई थी। यहाँ से मोटे मोटे क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाएगा तो आपको इनकी शब्दावली के बारे में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बाकी आपके सीईटी के लेवल के अंदर यहाँ से क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो इन शब्दावली के अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है। जो आपका लेवल है उसके अकॉर्डिंग बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी इसकी शब्दावली आपको पूछी जा सकती है। कितनी रिटें जारी करता है, 5 रिटें जारी कर सकता है। कौन सी रिट प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक है, ये याद रखना है। इसके अलावा आपने याद रखना है कि इनकी जो शब्दावली मैंने बताई थी, सशरीर उपस्थित करना, अर्थ बताया था, जो हैबियस कॉर्पस है, को वारंटो है, इसके अलावा प्रोहिबिशन है, सरटोरियरी है, और एक बताया था मैंने आपको इसके अंतर्गत, ये देखो इधर मैंडामस है यानी परमादेश है। ये आज की क्लास हमारी मौलिक अधिकारों की कंप्लीट हो गई। मौलिक अधिकारों से आगे हमारी जो क्लास रहने वाली है वो क्वेश्चन पे डिपेंड रहने वाली है। क्वेश्चन हम लेके उपस्थित होंगे, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी जो क्लासें लगाई गई है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन लेके आपको इनके माध्यम से जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उनको हल करवाया जाएगा। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसके बाद में क्वेश्चन के बाद में हमारी जो क्लास रहेगी वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की रहेगी। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, निरंतर जुड़े रहिए और आपको सूचनाएं मिलती रहेंगी। धन्यवाद।